अरे शालू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? किटी को लेने स्टेशन चलना है। उत्साहित तरुण ने कहा तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज मैं उसी किटी से मिलूंगी जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी का सारा आकर्षण ही चुरा लिया था। आज मैं खुद देखना चाहती थी कि आखिर किटी में ऐसा क्या है जिसका ख्याल 24 घंटे तरुण के दिल दिमाग पर छाया रहता है। 1 साल पहले की सभी घटनाएं मेरे मन मस्तिष्क पर सजीव हो उठी। सुहाग सेज पर मैं शर्माई सकुचाई बैठी थी, खुशबू के झोंकों की तरह। जैसे ही तरुण ने कमरे में कदम रखा, मैं छुई मुई सी बन गई। जोर से खिलखिलाते हुए तरुण बोले, किटी ने बिल्कुल ठीक कहा था, पुरुष के स्पर्श से लड़कियां छुई मुई बन जाती है। तरुण के मुंह से किटी का नाम सुनकर मेरे मन में उफन की चरम सीमा पर पहुंची प्रेम सरिता का प्रवाह अचानक थम गया। रोमांच, उत्तेजना, स्पर्श सभी निस्तेज पड़ गए। किटी नाम का मेरे मन पे क्या प्रभाव पड़ा, इससे अनभिज्ञ तरुण फिर से बोले, जानती हो शालू, किटी ने मेरा कितना साथ दिया है। हर वक्त, हर मौके पर, सुहाग रात से लेकर अब। तरुण ना जाने कितनी बार ये शब्द दोहरा चुके थे, लेकिन आज तो इनका उत्साह अपने चरम सीमा पर था। किटी सुंदर है, स्मार्ट है, समझदार है, वगैरह वगैरह। मुझे तो क्या, किसी भी औरत को पति के मुंह से अपनी प्रेमिका की तारीफ नागवार गुजरती होगी। मुझे भी खौफ तो होती थी जब किटी के साथ अपने पुराने दिनों की बातें तरुण मेरे साथ शेयर करते थे। बस चलता तो तुरंत रायगढ़ छोड़कर इंदौर चली जाती, लेकिन माँ की सीख याद आ गई, शालू, अपनी बहनों की तरह कोई हरकत मत करना। बचपन से ही मैं दिलेर किस्म की थी। अन्याय तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। बीए की परीक्षा देकर लौटी ही थी कि पापा ने मेरे लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। मुझे आज भी याद है जब तरुण अपनी माँ के साथ मुझे देखने आए थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। छुपकर मुझे ही देख रहे थे, लेकिन उनकी रूपदार माँ मुझसे सवाल पे सवाल दागे जा रही थी। ऐसे सवाल जो शायद आईएएस और आईपीएस इंटरव्यू में भी शायद ही पूछे जाते होंगे। मैं ऊब चुकी थी और बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, मगर माँ मुझे इशारे से बिठा देती। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया और 8 दिन बाद सगाई की रस्म पक्की करने की बात तय करके चले गए। मैं अपनी खींच रोक नहीं पाई। मम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। वो सब शादी के बाद कर लेना। तू तो बड़ी भाग्यवान निकली। जो माँ बेटे खुद चलकर आए हैं, दहेज की भी कोई मांग नहीं रखी है। सोने पे सुहागा। तरुण इकलौते हैं, ससुर जी भी नहीं रहे। सास को तो तू संभाल ही लेगी। इकलौते हैं तो लाडले भी बहुत होंगे। एक तो करेला, उस पर नीम चढ़ा। मैंने गुस्से में कहा, मैं ससुराल में हूँ। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब पड़ोस की औरतों ने मेरी खूबसूरती का बखान किए जाने पर सास को टिप्पणी दी, ज़्यादा मत फुलाओ बहू को, नहीं तो घमंड चढ़ जाएगा। सुंदर लड़कियों की बुद्धि तो होती नहीं है। मन तो हुआ कोई करारा सा जवाब दे दूं, पर सोचा कम से कम आज तो घूंघट की लाज रख लेनी चाहिए। सुहाग कक्ष साधारण ही सजा हुआ था। दिल की धड़कनें तेज होने के लिए तरुण तरुण के शब्द काफ़ी थे। शालू, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि तुम मेरी माँ की पसंद हो। मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसे भूलना मेरे बश की बात नहीं है। पत्नी का सारा हक तुम्हें मिलता रहेगा, पर प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में किटी के अलावा किसी से नहीं कर सकता। ओह, तो किटी नाम है उसका, जिसे तरुण का प्यार मिला।
जिंदगी में पहली बार अपमान में डूब गई। ये सब सुनने के बाद और क्या बाकी रह जाता है कहने सुनने को। उस रात मैं वहीं सिमट कर सो गई। ये तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे छुआ नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति वैसी नहीं थी कि मैं ये सहन कर सकती। लेकिन इसके बाद तो जैसे मुझे सब सहने की आदत सी हो गई। सास के कड़वे बोल आए दिन की नुक्ताचीनी, ऊपर से पति की उपेक्षा। सोचती क्या शादी के बाद औरत इस कदर मजबूर हो जाती है। विमेंस लिम की ये बातें क्या सिर्फ किताबी है। सासू जी को लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुश नहीं कर पाई। तरुण के लिए भी मैंने क्या नहीं किया। एक रात अपना स्वाभिमान बेचकर मैंने तरुण से पूछा, आखिर मेरी किस गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। मुझे पहले पता होता तो मैं हरगिज़ तुम्हारी ज़िंदगी में ना आती, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। मेरे आंसुओं का असर था या रात की खुमारी, मर्द की कमज़ोरी थी या उसके अहम की संतुष्टि। तरुण ने मेरे समर्पण को स्वीकार कर लिया। फिर तो हर रात समर्पण का यह सिलसिला चल निकला। इन्हीं अतरंग पलों में मैंने तरुण से कहा, सच तो ये है तरुण, शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आई तो यहाँ की किसी चीज़ से मुझे लगाव नहीं था, लेकिन जाने कब और कैसे मुझे तुम्हारी हर चीज़ से प्यार हो गया। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं रह पाऊँगी। नहीं जानती मेरा अनुमान सही था या गलत, पर ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल का एक कोना थोड़ा पिघल गया। उसने कहा, शालू, तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। तुम्हारे बिना अब तो मैं भी खुद को अधूरा सा महसूस करने लगा हूँ। तुम अब मेरी आदत बन गई हो, पर कैसे कहूँ कि तुम्हारे पास रहता हूँ तो मुझे वो सुकून नहीं मिल पाता जो मुझे किटी के पास मिलता है। एक तरह से वो मेरा मानसिक संबल है। अपमान, दुख और शर्म का मिला जुला भाव मेरे चेहरे पर फैल गया। जिस तरुण को अंधेरे में मैं ना देख सकी, उसे सिर्फ मेरे शरीर की ज़रूरत थी, जिसे वो हक का नाम दे रहा था। लेकिन क्या पत्नी सिर्फ इसी हक की तमन्ना करती है? वो ये भूल गया था कि शारीरिक ज़रूरत की पूर्ति से अधिक ज़रूरत एक पत्नी को मानसिक संबल की होती है, जिसका अधिकार उसने किटी को दे रखा था। मैंने पूछा, अगर तुम्हें किटी से इतना प्यार है तो माँ को बताया क्यों नहीं? बताया था, लेकिन माँ नहीं मानी, क्योंकि वो एक साधारण नर्स है। मेरा सारा शरीर ईर्ष्या से सुलग उठा। इसीलिए तरुण पूरी रात मोबाइल ऑन करके व्हाट्सएप देखता रहता है। सच, जिसे हम प्यार करते हैं उसे पाने के लिए चाहे जितने प्रयास मिन्नतें क्यों ना कर ले, जब तक वो हमें ना चाहे हम उसे पा नहीं सकते। मुझे लगा मैं हार चुकी हूँ, तरुण को मैं धीरे धीरे पा रही हूँ। ये भ्रम एक बारगी टूट गया था। फिर भी सासू जी से ये सवाल ज़रूर पूछा कि सब कुछ जानते बुझते हुए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। ताज्जुब है, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैंने अपने बेटे की शादी किटी से क्यों नहीं की? उन्होंने जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल पूछा। इसलिए क्योंकि किटी के गर्भाशय में ट्यूमर था। अगर ऑपरेशन द्वारा उसके गर्भाशय को निकाला नहीं जाता तो कैंसर हो सकता था। माँ को वंश चलाने के लिए एक पोता चाहिए था, जो मुझे किटी से मिलने वाला नहीं था। उनके बाकी के शब्द मायूसी में डूब गए। पता नहीं तुम भी माँ बनने के काबिल हो या नहीं। मुझे अपनी औकात का पता चल गया।
मैं पत्नी या बहू बनकर नहीं, बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर इस घर में आई थी। तभी तो मेरे हिस्से में प्यार के बदले वासना, अपत्न के बदले अपेक्षा आई। पहली बार नफरत हुई थी तरुण से, लेकिन अगले ही पल ये भाव दब सा गया, क्योंकि प्यार शायद है ही ऐसी चीज़ जो इंसान को इस कदर मजबूर और लाचार बना देता है कि वो सब कुछ समझते हुए भी अपने हक, स्वाभिमान, आदर्श और आत्मसम्मान को ताक पर रखकर सही गलत सब कुछ स्वीकारता चला जाता है। अपने प्रिय पात्र को पाने में हर ओर से नाकामयाबी होने पर वो टूट तो जाता है, पर झुक नहीं सकता। मैं भी टूट तो चुकी थी, पर दिल के किसी भी कोने से मैंने हार नहीं मानी थी। तरुण का घर छोड़कर जा नहीं सकती थी, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली थी। सासू जी और तरुण की खुशी का पारावार नहीं था। धीरे धीरे तरुण का व्यवहार बदलने लगा। वो अब पहले से ज़्यादा मेरा ध्यान रखने लगा। हर वक्त बच्चे सा मासूम चेहरा लिए सवाल करता, क्या सचमुच मैं बाप बनने वाला हूँ? मैं उसे जबरन काम पर भेजती, लेकिन वो जल्दी ही घर लौट आता। तरुण का प्यार मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही खुश कर देता, फिर भी मुझे आत्मसंतुष्टि ना मिलती। सोचती शायद मैं माँ बनने वाली, इसीलिए तरुण का व्यवहार पहले से बदल रहा है। कभी सोचती कि ये भी तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद मेरा बच्चा किटी को सौंपकर वो मुझे घर से ही निकाल दे। इतना सोचते ही मैं कांप उठती। 9वें महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मैं हॉस्पिटल से सासू जी के साथ ऑटो वापस घर लौट रही थी कि पीछे से बस का एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों सड़क पर आकर गिरी। सासू जी को तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मुझे अचानक जोरों का दर्द शुरू हो गया। नर्स और डॉक्टरों के शोरगुल के बेहोशी की हालत में भी मुझे आवाज़ सुनाई दी। हालत नाजुक है, पता नहीं दोनों को सही सलामत बचाया जा सकेगा या नहीं। मुझे बच्चे से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर, प्लीज़ शालू को बचा लीजिए। तरुण के शब्द मुझे शालू चाहिए मेरी अंतरात्मा को तृप्त कर गए। मुझे अजीब सा सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल मुझे अपने बच्चे को खोने का एहसास मुझे अंदर तक झंझोड़ गया। बेहोशी की हालत में भी मेरे मुंह से निकला, तरुण मेरा बच्चा। तरुण मेरे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम्हारा बेटा सही सलामत है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। सच, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने तरुण से फिर सवाल किए, तुमने मुझे क्यों बचाया तरुण? ऐसा मत कहो शालू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जब मैं तुम्हें
यहाँ लाया। तुम्हारी हालत बेहद नाजुक थी। किटी भी यहीं थी। काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। मैंने उसकी ओर देखा तो वो बोली, तरुण, बच्चे को ही आगे के शब्द खो गए, लेकिन मुझे मेरी मंजिल दिखा गए। मैं सोचने लगा, क्या एक औरत इतनी स्वार्थी हो सकती है? लेकिन फिर सोचा, किटी का तुमसे क्या मुँह, जब मैं तुम्हारे बारे में नज़दीक रहकर तुमसे इतना प्यार पाने के बावजूद अपने सुख की सोचता रहा। असली कसूरवार तो मैं ही हूँ कि मैंने किटी को इस हद तक बढ़ने दिया कि वो तुम्हारा बुरा सोचे। मेरी अंतरात्मा तुम्हारे जीवन के लिए पुकार उठी और ईश्वर ने मेरी सुन ली। अचानक किटी हॉस्पिटल से चली गई और हमारी ज़िंदगी से भी। हमारे बाग का एक फूल अपने साथ पूरी बगिया के बाहर ले आया था।